हेलो बच्चों, लास्ट वीडियो में आपने पढ़ा था सतत आवेश वितरण। अब उससे आगे का टॉपिक पढ़ते हैं। अगर आवेश किसी लाइन पे बटा हो तो उसे क्या कहते हैं? रेखीय आवेश वितरण। पृष्ठ पे बटा हो तो पृष्ठीय आवेश वितरण, और आयतन में बटा हो तो आयतन आवेश वितरण। इससे आगे की बात यह है कि अगर आवेश किसी लाइन पे बटा हुआ है, कहाँ बटा हुआ है? लाइन पे, और उसके पास कोई आवेश रख दिया। एक तार पे आवेश है और तार के पास मैंने कोई दूसरा आवेश रख दिया, तो ये पूरे तार पे जो आवेश है, ये इसके पास रखे किसी आवेश पे कितना बल लगाएगा वो निकालना है। तो पहला हेडिंग आपका यही है, रेखीय आवेश वितरण के कारण किसी बिंदु आवेश पर वैद्युत बल। क्योंकि यहां आवेश बटा है पूरी लाइन पे, और आपको याद है दो आवेशों के बीच अगर बल निकालना है तो उसका एक ही फॉर्मूला है, कूलाम का नियम, और उसकी कुछ सीमाएं हैं। कूलाम का नियम हमेशा लगता है बिंदु आवेशों के लिए, और ये आवेश यहाँ सारे में फैल रहा है। ये आवेश बिंदु आवेश नहीं है, ये आवेश बिंदु आवेश नहीं है। तो हमें करना क्या है? इस तार पे आवेश बटा हुआ है, अर्थात रेखीय आवेश वितरण हो रहा है, और इसके पास हम कोई आवेश रखेंगे और उस आवेश पे पूरा तार कितना बल लगाएगा ये हमें निकालना है। पर हमारे साथ मुश्किल ये है कि यहाँ कोई आवेश रखेंगे, उस पर तार बल तो लगाएगा, पर कितना लगाएगा ये हमें निकालना है। और बल निकालने का फॉर्मूला मैंने बताया क्या है? कूलाम का नियम। कूलाम का नियम लगता किसके लिए है? बिंदु आवेशों के लिए लगता है, और बिंदु आवेश हमें तार पर बनाना पड़ेगा। बिंदु आवेश हमें तार पर बनाना पड़ेगा। तो हमने क्या कर लिया, ये जो तार का बिंदु है, इस बिंदु का नाम ए है। क्या है? ए। और इस बिंदु की लंबाई कितनी है? वो इसकी लंबाई है dl। कितनी है इसकी लंबाई? dl। और जो कि लंबाई कम है तो इस पे जो आवेश है वो कितना है? dq। तार के ऊपर कोई बिंदु a है, बिंदु a की लंबाई dl है, और dl लंबाई पे जो आवेश है वो dq है। ये मूल बिंदु O है। तो बिंदु A का जो स्थिति सदिश है वो यहाँ पे r है। कितना है? r। अब इस तार के पास यहाँ कोई अन्य आवेश रखा है q, तो ये भी बिंदु आवेश है, और हम यहाँ भी एक बिंदु ले चुके। तो अब हम कूलाम का नियम लगा सकते हैं बिंदु A और आवेश q के बीच। पूरे तार पे आवेश बटा हुआ और q आवेश ये है, तो पूरे तार के आवेश के साथ हम q आवेश पे कूलाम का नियम नहीं लगा सकते। तो हमने क्या कर लिया, यहाँ बिंदु आवेश बना लिया। अब हम बिंदु आवेश जो dq है और q है, इनके बीच कूलाम का नियम लगा सकते हैं। जो आवेश q है उसका स्थिति सदिश यहाँ से r1 है। मूल बिंदु से कितना सदिश है इसका? r1। अब बताओ ये जो dq आवेश इसे कहाँ धकेलेगा? dq प्लस और q भी प्लस, तो इसे ऐसे धकेलेगा। कितने बल से धकेलेगा भाई? पूरा तार बल लगाएगा F, तो छोटा सा आवेश dq कितना बल लगाएगा? df लगाएगा। कितना बल लगाएगा? df। तो df बल किसने लगाया? आवेश dq ने। किस पे? q पर। तो थ्योरी लिख लो भाई पहले इसकी, जो मैंने चित्र में बताया वही लिखवाऊंगा। लिखो, चित्र के अनुसार लिखेंगे, थ्योरी लिख लो, सब नोट करो इसे। माना किसी तार पर आवेश एक समान रूप से वितरित है। माना किसी तार पर आवेश एक समान रूप से वितरित है। तार के बिंदु A से R2 दूरी पर, तार के बिंदु A से R2 दूरी पर स्थित बिंदु B, बिंदु B पर रखे आवेश Q, बिंदु B पर रखे आवेश Q पर रेखीय आवेश वितरण के कारण लगने वाला बल ज्ञात करना है। ठीक है, अब लिखो आगे। बिंदु A व B के, बिंदु A व B के मूल बिंदु O से स्थिति सदिश R1 व R2 है। सॉरी, R व R1 है। फिर से सुनिएगा लाइन को। बिंदु A व B के मूल बिंदु O से सदिश R व R1 है। अब लिखिए, माना बिंदु A पर स्थित dl लंबाई के अल्पांश पर
माना बिंदु ए पर स्थित dl लंबाई के अल्पांश पर आवेश dq है, आवेश dq है, तब आवेश dq के कारण बिंदु आवेश q पर लगने वाला वैद्युत बल लिखो। तब आवेश dq के कारण बिंदु q पर लगने वाला वैद्युत बल वो होगा dF, क्योंकि आवेश छोटा है तो बल भी छोटा लगेगा। फॉर्मूला 1/4πε0, पहला आवेश dq, दूसरा आवेश q, और ये दूरी यहां से यहां तक r2 वेक्टर याद करो कूलाम की नींव का सदिश रूप, और नीचे r2 वेक्टर की घात 3। ठीक है, अब r2 कैसे निकालोगे? देखो एक वेक्टर तो ये रहा, वेक्टर r प्लस वेक्टर r2 बराबर ये वाला वेक्टर, पीछे बता चुका निकालना मैं। तो यहां से क्या मैं अगर त्रिभुज का नियम लगाऊं तो क्या बनेगा? वेक्टर r प्लस वेक्टर r2 बराबर वेक्टर r1। तो यहां से r2 की वैल्यू क्या आ जाएगी? r2 की वैल्यू आ जाएगी भाई r1 माइनस r। तो यहां मान भरो, dF बराबर 1/4πε0 dq गुणा q, r2 की वैल्यू होगी r1 माइनस r, और नीचे r1 माइनस r के परिमाण की घात 3। हम जानते हैं, परंतु रेखीय आवेश घनत्व यहां लिखना पड़ेगा आपको, रेखीय आवेश घनत्व, परंतु रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा बराबर, कल पढ़ा था आपने, dq/dl, एकांक लंबाई पर आवेश की मात्रा कल पढ़ी थी, dq/dl। तो यहां से dq का मान क्या आ गया? लैम्डा dl, लैम्डा dl। तो dq का मान यहां रखो, dq का मान समीकरण 1 में रखने पर, dq का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो रखो है dq का मान क्या बनेगा? dF बराबर 1/4πε0, dq के स्थान पे लैम्डा dl आ गया, ये आ गया, dq के स्थान पे आ गया लैम्डा dl, और कौन बचा? q, और ये dq का मान रख दिया लैम्डा dl q, और यहाँ क्या बचा? वेक्टर r1 माइनस r बटे r1 माइनस r के परिमाण की घात 3। ये वो बल है जो dq आवेश ने बिंदु q पर लगाया। हम चाहते हैं कि पूरा तार कितना बल लगाएगा आवेश q पर, तो पूरा तार कितना बल लगाएगा, इसके लिए आप क्या करो? समाकलन कर दो भाई छोटे बल का। तो यहाँ लिखेंगे आप, मैं बोल रहा हूं, अतः पूरे तार के कारण आवेश q पर लगने वाला बल, फिर से सुनिएगा क्या लिखेंगे? अतः पूरे तार के कारण आवेश q पर लगने वाला बल, तो हो जाएगा F, वो होगा छोटे बल का समाकलन। ये आप पढ़ चुके कक्षा 11 में भी। समाकलन कहां से कहां तक करना? आप जितनी भी तार की लंबाई लेना चाहते हैं, आप जितनी लंबाई पे के कारण बल निकालना चाहते हैं, आप जितनी लंबाई के कारण बल निकालना चाहते हैं वो लंबाई L आप यहां लिख दें। ठीक है, अब dF का मान भरेंगे यहां। जब dF का मान भरोगे देखो क्या आ जाएगा भाई, F बराबर L वो लंबाई है जितनी लंबाई पे आवेश फैला हुआ है, या जितनी लंबाई पर फैले हुए आवेश के कारण आप बल ज्ञात करना चाहते हैं। L क्या है? जितनी लंबाई पर फैले हुए आवेश के कारण आप यहां बल ज्ञात करना चाहते हैं, L वो लंबाई है। और dF का मान भरो भाई 1/4πε0 और लैम्डा q, और ये बना हमारा r1 माइनस r, और ये r1, ये तो आपने नोट कर लिया होगा, इसे मैं मिटा देता हूं, r1 माइनस r की घात 3, और कौन रह गया? dl। तो ये आ गया भाई रेखीय आवेश वितरण के कारण किसी आवेश पर लगने वाला बल। ये यहां तक, यहां मैं लिख देता हूं दोबारा, dq का मान समीकरण, ये पहली बात लिखा तो मिटाई थी, dq का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो देखो भाई ये हमने निकाल दिया बल,
इसे नोट कर लो एक बार, फिर मैं मिटाने वाला हूं इसे। ठीक है, नोट कर लिया। अब हमें निकालना है अगला हेडिंग, पृष्ठीय आवेश वितरण के कारण अगर यहाँ कोई पृष्ठ हो तो इस आवेश पे कितना बल लगेगा। अगर यहाँ कोई पृष्ठ हो तो इस आवेश पे कितना बल लगेगा। बहुत आसान है, कुछ नहीं करना, आप यहाँ पृष्ठ ले लो। क्या ले लो? एक पृष्ठ ए, ये मैंने कोई पृष्ठ ले लिया जिस पे आवेश बटा हुआ है, बाकी सब चीजें सेम रहेंगी। इस पृष्ठ पे आवेश बटा हुआ है, ये ऐसे, तो ये इस पे आवेश बटा हुआ है प्लस। अब पृष्ठ पे आवेश बट गया। अब पृष्ठ पे एक बिंदु लो ए, और बिंदु ए का जो क्षेत्रफल है अब वो मान लो आप डी ए या डी एस मान लो। बिंदु ए लिया, बिंदु ए का जो क्षेत्रफल है वो कितना है? डी एस है, और बिंदु ए पर जो आवेश है वो डी क्यू है। बाकी चेंज क्या क्या आना, जहां थ्योरी में तार बोला था वहां पृष्ठ आ जाएगा। जहां मैंने पीछे तार बोला था ना, माना किसी तार पर आवेश एक समान रूप से वितरित है, अब आप लिखोगे माना किसी पृष्ठ पर आवेश एक समान रूप से वितरित है, तो जहां जहां पिछले डेरिवेशन में तार आया था वहां पृष्ठ आ जाएगा। और कहाँ चेंज आएगा? यहाँ आएगा। देखो अब यहाँ आ जाएगा पृष्ठीय आवेश घनत्व। क्या आ जाएगा? पृष्ठीय आवेश घनत्व होता है सिग्मा, और यहाँ आ जाएगा डी एस, छोटा क्षेत्रफल जो आपने यहाँ लिया, तो यहाँ डी क्यू बराबर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा सिग्मा डी एस। तो अब यहाँ क्या लिखोगे? ये सेम आएगा, और यहाँ आ जाएगा अब सिग्मा डी एस। सिग्मा डी एस यहाँ आ जाएगा। तो अब यहाँ आ जाएगा पूरे जितने पृष्ठ के लिए आपको निकालना है बल, यहाँ एस आ जाएगा, और यहाँ सिग्मा आ जाएगा, और यहाँ आ जाएगा डी एस। डेरिवेशन पूरा। तीसरे में आपको यहाँ क्या लेना है? कोई वस्तु लेनी है और उसमें बिंदु ए लेना है, और बिंदु ए का आयतन डी वी लेना है। क्या लेना है? डी वी। तो इसे एक बार देख लो, फिर मैं इसे मिटा रहा हूं, देख लो ध्यान से एक बार। यहां भी ऐसा आएगा, ध्यान कर लेना भाई, कुछ छूट तो नहीं गया। तो पृष्ठ के लिए चेंज आ जाएंगे। इसे नोट करो, फिर बताऊंगा तीसरा। बच्चों अब तीसरा निकालेंगे, आयतन आवेश वितरण के कारण किसी बिंदु आवेश पर बल। तो तीसरे में क्या करेंगे? तीसरा करके बता रहा हूं। यहां कोई आयतन ले लेंगे, ये अपने आप करना, मैं तो आपको हिंट दे रहा केवल। ये कोई आयतन हो गया, किसी भी आकृति का कोई ले लो ऐसा। ये कोई वस्तु है, पृष्ठ नहीं है, ये कोई वस्तु है। अब यहां इस पे ये बिंदु ए हो गया। बिंदु ए का जो आयतन है वो dv है, छोटा सा आयतन। ये कितना है? dv बिंदु के समान आयतन है, इस पूरे पे चार्ज बटा हुआ है। अब आप क्या निकाल रहे हैं कि आयतन आवेश वितरण कितना बल लगाएगा आवेश क्यू पर। क्या निकाल रहे हैं? आयतन आवेश वितरण कितना बल लगाएगा आवेश क्यू पर। बिंदु ए मैंने कुछ बड़ा बनाया समझाने के लिए। बिंदु ए का आयतन dv है, और बिंदु ए पे जो आवेश है वो dq है। क्या है? dq। तो क्या चेंज आ जाएगा? अब यहाँ आ जाएगा आयतन आवेश घनत्व रोहो। रोहो बराबर होगा dq अपॉन dv। तो यहाँ dq बराबर क्या आ जाएगा? रोहो dv आ जाएगा, यहाँ भी रोहो dv आ जाएगा। और ये जो छोटे से इस बिंदु पे आवेश है उसने कितना बल लगाया? इतना लगाया। पूरा जो ये आयतन है ये बिंदु क्यू पर कितना बल लगाएगा? इसका समाकलन कर दो पूरे आयतन के लिए। जितना भी आयतन आपके पास है, या जितने आयतन पे फैले आवेश के कारण आप बल निकालना चाहते हैं, जितने आयतन पर फैले हुए आवेश के कारण आप बल निकालना चाहते हैं, उतना आयतन यहाँ लिख दिया जाएगा। और ये हो जाएगा हमारा यहाँ से रोहो, और ये हो जाएगा dv, और ये हो जाएगा v। तो ये आ गया
आयतन आवेश वितरण के कारण किसी आवेश पर लगने वाला बल। इसे भी थ्योरी में क्या करेंगे, जो मैंने स्टार्टिंग में थ्योरी लिखवाई थी इसकी, उसमें अब लाइन के स्थान पे आयतन कर देंगे। क्या लिखेंगे, माना किसी वस्तु के संपूर्ण आयतन में आवेश एक समान रूप से वितरित है, तो पहले वाले टॉपिक में तो लाइन पे आवेश बटा हुआ था, उसके कारण बल निकाला था। दूसरे वाले टॉपिक में पृष्ठ पे आवेश बटा हुआ था, उसके कारण बल निकाला था। और तीसरे वाले टॉपिक में किसी वस्तु के आयतन में आवेश बटा हुआ था, उसके कारण बल निकाला है। पहली जो थ्योरी लिखवाई थी लाइन वाले केस की, जब उसमें से दूसरे टॉपिक की थ्योरी लिखोगे तो लाइन के स्थान पे पृष्ठ आ जाएगा। जब उसी से लिखोगे तीसरे टॉपिक की थ्योरी, तो जहाँ जहाँ लाइन है वहाँ वहाँ आयतन आ जाएगा, वस्तु का आयतन। तो ये तीनों टॉपिक हो गए, आप इन्हें अपनी फेर कॉपी में कर लेंगे। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गए होंगे। अब अगला टॉपिक देखते हैं, इसे नोट कर लीजिए बच्चों, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है विद्युत क्षेत्र। ध्यान से समझिएगा, मैं कुछ आपको उदाहरण देता हूँ। ये मेरे पास कोई प्लस क्यू चार्ज है। क्या है, कोई प्लस क्यू चार्ज। अब इसके पास आपने कोई और चार्ज रखा Q0, बताऊंगा Q0 क्या होता है अभी। तो इसे आपने पहले यहाँ रखा, जैसे यहाँ रखा आपने इस Q के पास Q0 को, तो Q0 को जैसे ही यहाँ रखा तो Q ने इसे धकेल दिया यहाँ से। जैसे यहाँ रखा तो ये Q0 यहाँ रुक ही नहीं पाया, ये Q0 जैसे ही आपने रखा इधर को भाग गया। ठीक है भाई, अब आपने Q0 को यहाँ रखा, अब भी इस आवेश ने इसे प्रतिकर्षित करके दूर भगा दिया, तो ये यहाँ भी नहीं रुक पाया। निशान लगा लो जहाँ जहाँ रखा था। अब आपने Q0 को यहाँ रखा, तो ये प्लस ने इस Q0 पे प्रतिकर्षण बल लगाया और इसे फिर दूर भगा दिया, ये यहाँ भी नहीं रुका। ऐसे ही यहाँ रखा, यहाँ आपने Q0 को रखा तो प्लस Q ने इस पर फिर बल लगाया, फिर इसे दूर भगा दिया। तो हमने क्या कहा कि भाई यहाँ ये जो मैंने गोला बनाया, ये वाला गोला, इस गोले में आप Q0 को कहीं भी रख दें, यहाँ रखो, यहाँ रखो, यहाँ रखो, यहाँ रखो, कहीं भी रखो Q0 को, तो ये प्लस Q आवेश क्या कर रहा है, उसे दूर भगा दे रहा है। तो ये प्लस Q आवेश, आप ध्यान करो, ये प्लस Q आवेश Q0 को टच नहीं कर रहा, पर जैसे ही Q0 मैं इसके पास रखता हूँ, ये Q0 को दूर भगा देता है। ऐसे Q0 को धकेल देता है बाहर को। यहाँ रखो तो यहाँ भी धकेल देता है Q0 को बाहर को। मैं Q0 को यहाँ रखूँ तो यहाँ से भी धकेल देता है बाहर को। तो टच तो नहीं कर रहा Q0 को ये, लेकिन क्या कर दे रहा है, यानी इसका जो क्षेत्र है, इसकी जो ताकत है वो यहाँ तक है, सारे में सारी ताकत इसकी यहाँ तक ताकत है। तो ये सारा क्षेत्र किसका हुआ, ये प्लस Q का क्षेत्र हुआ। इस क्षेत्र में अगर आप कहीं भी Q0 को रखोगे, या आप Q0 को यहाँ रखो, यहाँ रखो, यहाँ रखो, इस क्षेत्र में कहीं भी अगर Q0 को रखोगे तो प्लस Q से दूर भगा देगा। तो ये सारा क्षेत्र किसका हुआ, प्लस Q का हुआ। अभी आगे समझते हैं, देखो ध्यान से। अब आपने क्या काम किया, प्लस Q को यहाँ रख के देखा Q0 को, तो इसने अब भी से दूर धकेल दिया, अब भी धकेल दिया। ऐसे ही यहाँ रख के देखा Q0 को, इसने अब भी धकेल दिया। Q0 को यहाँ रख के देखा तो अब भी इसने से धकेल दिया Q0 को। यहाँ रख के देखा Q0 को, अब भी प्लस Q ने से दूर धकेल दिया। तो हमने क्या कहा, भाई ये गोला बनाओ, इस गोले में अगर आप Q0 को कहीं भी रखोगे यहाँ सारे में, तो ये सारा क्षेत्र किसका है, इस प्लस Q का है। इस क्षेत्र में आप कहीं भी Q0 को रखें, ठीक है, इस क्षेत्र में आप कहीं भी Q0 को रखें जो मैंने बनाया था अभी, तो प्लस Q उस पर क्या कर देता है, बल लगा देता है। तो इस सारे गोले में भी क्या है, इस सारे गोले में प्लस Q का क्षेत्र है। अभी और देखो जरा सा, ये प्लस Q चार्ज और आपने Q0 को, ये प्लस Q चार्ज और आपने Q0 को यहाँ रखा, पहले यहाँ रखा बिंदु A पर। कहाँ रखा, बिंदु A पर Q0 को। तो जैसे ही बिंदु A पर रखा तो प्लस Q ने इसे दूर भगा दिया, दूर भगा दिया। लेकिन जैसे ही मैंने Q0 को बिंदु A से आगे रखा, कहीं यहाँ रख दिया, तो प्लस Q का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। बिंदु A से, बिंदु A ये है, अगर यहाँ रखो Q0 को तो भी ये दूर भगा देता है, और यहाँ रखूँ तो भगा ही देगा, ये तो और पास है इसके, यहाँ रखूँ तो भी ये भगा देगा। लेकिन मैंने क्या देखा कि जो गोला मैंने बनाया,
अगर इस गोले में मैं कहीं भी Q0 को रख दूँ, यहाँ 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 यहाँ, तो प्लस Q से दूर भगा देता है। हाँ, अगर मैं इस गोले के बाहर Q0 को रखूँ तो प्लस Q से दूर नहीं भगा पाता, या मैं Q0 को यहाँ रखूँ तो भी प्लस Q से दूर नहीं भगा पाता, या मैं Q0 को यहाँ रखूँ तो भी प्लस Q से दूर नहीं भगा पाता, या Q0 को यहाँ रखूँ तो भी इसे प्लस Q दूर नहीं भगा पाता। तो इसका मतलब इस प्लस Q का क्षेत्र कहाँ तक हुआ? केवल ये सारा, वो सारा क्षेत्र जहाँ तक ये किसी आवेश पे बल लगा रहा है, वो सारा क्षेत्र प्लस Q के चारों ओर का वो सारा क्षेत्र, प्लस Q के चारों तरफ का वो सारा क्षेत्र जहाँ तक वह किसी अन्य आवेश पर बल लगा दे। फिर से सुनिएगा, प्लस Q के चारों तरफ का वो सारा क्षेत्र जहाँ तक वो क्या कर दे, किसी अन्य आवेश पर बल लगा दे, वो सारा क्षेत्र कहलाता है प्लस Q का विद्युत क्षेत्र। प्लस Q का विद्युत क्षेत्र समझ में आ गया होगा। फिर से, प्लस Q के चारों तरफ का वो सारा क्षेत्र जहाँ तक वह किसी अन्य आवेश पर क्या लगा दे, बल लगा दे, यानी विद्युत बल लगा दे, वो सारा क्षेत्र क्या कहलाता है? प्लस Q का विद्युत क्षेत्र। ठीक है, नोट कर लीजिए परिभाषा विद्युत क्षेत्र की। किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें वह तो फिर से सुनिएगा भाई, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक वह किसी अन्य आवेश पर विद्युत बल लगा सकता है। फिर से सुनिएगा, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक वह किसी अन्य आवेश पर विद्युत बल लगा सकता है, उस क्षेत्र को, उस आवेश का विद्युत क्षेत्र कहते हैं। इसे नोट कर लेना, ठीक है। अब इसमें अगली बात आती है, परीक्षण आवेश क्या होता है, स्रोत आवेश क्या होता है। बहुत ध्यान से सुनने स्रोत आवेश ये क्या होता है? देखो, जो मेन आवेश है, जो बल लगाता है या जिसके विद्युत क्षेत्र का हम अध्ययन करते हैं। भाई यहाँ Q0 रखा, या यहाँ Q0 रखा, या यहाँ Q0 रखा, तो Q0 किसके क्षेत्र में है? इसी के तो क्षेत्र में है। तो किसका विद्युत क्षेत्र पढ़ रहे हैं? इस वाले आवेश का। तो जिस आवेश के विद्युत क्षेत्र का आप अध्ययन करोगे, यानी सीधी सी बात है, जोन सा आवेश बल लगावेगा, जो आवेश क्या करेगा, बल लगाएगा, उसे क्या कहते हैं? स्रोत आवेश। फिर से सुनिएगा, लिख लो चलो। वह आवेश जिसके विद्युत क्षेत्र का अध्ययन किया जाता है, वह आवेश जिसके विद्युत क्षेत्र का अध्ययन किया जाता है, उसे स्रोत आवेश कहते हैं। स्रोत आवेश कहते हैं। तो ये क्या हुआ? स्रोत आवेश, क्योंकि यही बल लगाएगा किसी अन्य आवेश पर और इसी का क्षेत्र है। तो जिसके विद्युत क्षेत्र का अध्ययन करोगे वो स्रोत आवेश है। अब जिस पे बल लगेगा, जैसे यहाँ Q0 पे बल लग रहा था, ये एक बात बताओ, ये प्लस Q आवेश आपको पता करना कि इसका क्षेत्र कहाँ तक है। तो आपने यहाँ Q0 रख के देखा, Q0 हिला ही नहीं। जब Q0 हिला नहीं तो Q0 से आपने टेस्ट करके बता दिया कि भाई यहाँ विद्युत क्षेत्र है नहीं। अब आपने Q0 को यहाँ रख के देखा, यहाँ रखते ही Q0 दूर भाग गया, इसने से धकेल दिया Q0 को। अगर Q0 को यहाँ रखा तो प्लस Q ने उसे धकेल दिया, तो Q0 को यहाँ रखते ही दूर भागा। तो किसने टेस्ट करके बताया कि यहाँ विद्युत क्षेत्र है? वो बताया Q0 ने। किसने बताया? वो Q0 ने। तो परीक्षण आवेश क्या होता है? जो ये बताता है कि कहीं विद्युत क्षेत्र है या फिर नहीं है, जो विद्युत क्षेत्र का टेस्ट करता है, ये विद्युत क्षेत्र का परीक्षण करता है कि विद्युत क्षेत्र है या फिर नहीं है। तो परीक्षण आवेश आप समझ गए होंगे। परीक्षण आवेश क्या है? जैसे आपको देखना, आपने को देखा होगा पेचकस, जिसे टेस्टर कहते हैं। टेस्टर कहते हैं उसे। अगर आपको पता करना कि लाइट आ रही या नहीं आ रही, तो उस पेचकस को प्लग में लगा दो तो उसमें लाल बत्ती जल जा, तो वो टेस्ट करके बता देता है कि लाइट आ रही है या फिर नहीं आ रही है। जैसे आपके घर में बोर्ड में लगा हुआ इंडिकेटर, अगर लाइट आ गई तो इंडिकेटर जल जाएगा और लाइट भाग गई तो इंडिकेटर
बुझ जाएगा। तो ऐसे ही यहाँ पे एक आवेश लेते हैं Q0। क्या लेते हैं? Q0। Q0 होता है परीक्षण आवेश। परीक्षण आवेश ही टेस्ट करके बताता है कि विद्युत क्षेत्र है कहीं पे या नहीं है। एक बात ध्यान रखना, अगर आपने Q0 को यहाँ रखा और Q0 हिला नहीं तो आपने टेस्ट कर लिया कि यहाँ पे इसका विद्युत क्षेत्र नहीं है, यहाँ पे प्लस Q का विद्युत क्षेत्र नहीं है। अब आपने Q0 को यहाँ रखा और यहाँ रखा और Q0 को यहाँ रख के Q0 हिला ही नहीं, इसका मतलब आपने टेस्ट कर लिया कि यहाँ पे विद्युत क्षेत्र नहीं है। तो Q0 क्या है? Q0 परीक्षण आवेश है और ये क्या बताता है? ये बताता है कि विद्युत क्षेत्र कहीं पे है या फिर नहीं है। एक बात और याद रखना, ये जो Q0 परीक्षण आवेश है जो हमें ये परीक्षण करके बताता है कि कहीं विद्युत क्षेत्र है या फिर नहीं है, इसका अपना कोई विद्युत क्षेत्र नहीं होता, इसका अपना कोई विद्युत क्षेत्र नहीं होता। इसका परिमाण अति सूक्ष्म होता है। क्या होता है? अति सूक्ष्म, बहुत छोटा सा होता है। तो Q0 क्या है? परीक्षण आवेश है, इसका परिमाण बहुत छोटा होता है। क्यों छोटा क्यों लेते हैं? मान लो ये प्लस Q है और ये Q0 है। अगर ये आपने ले लिया मान लो 1000 कूलाम, क्या ले लिया? 1000 कूलाम, ये स्रोत आवेश है। तो आप Q0 को क्या लेंगे? 0.1 कूलाम। अब ये बहुत छोटा होता है, तो जैसे ही इसके पास रखा जाएगा, 1000 कूलाम के पास कौन रखा जाएगा? 0.1 कूलाम, तो जाहिर सी बात है इस पर बहुत तेजी से बल लगाएगा। तो इसका परिमाण इतना छोटा होता है कि ये Q0 प्लस Q पे बल लगाता तो है, लेकिन इसके बल का, Q0 के बल का प्लस Q पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो इसलिए इसे बहुत छोटा लेते हैं। अगर आपने जितना बड़ा ये इतना ही बड़ा ये ले लिया भाई, जितना परिमाण इसका इतना इसका ले लिया, तो होगा क्या कि Q0 तो से दूर भगा देगा और Q से भगा देगा। तो आप अध्ययन किसका करोगे भाई? आपको इसके विद्युत क्षेत्र का अध्ययन करना है, तो इसके पास ऐसा कोई चार्ज रखो, इसके पास ऐसा कोई चार्ज रखो जो बहुत सूक्ष्म हो, जिसका प्रभाव इस पर ना पड़ सके। कहने का मतलब प्लस Q और Q0 प्लस Q तो Q को दूर भगा देगा, विद्युत क्षेत्र अगर इसका यहाँ हुआ तो भगा देगा, लेकिन Q0 Q को दूर नहीं भगा पाएगा, इसका परिमाण अति सूक्ष्म होता है। तो याद रखना, परीक्षण आवेश एक तो हमेशा क्या लेंगे? प्लस Q0 लेंगे, इसका परिमाण बहुत छोटा होगा, इसका अपना कोई विद्युत क्षेत्र नहीं होता, Q0 का अपना कोई विद्युत क्षेत्र नहीं होता, ऐसा माना जाता है। तो परीक्षण आवेश के गुण क्या है? अत्यंत सूक्ष्म होगा, और जब आप इसे यहाँ रखोगे प्लस Q के विद्युत क्षेत्र में, तो प्लस Q से दूर भगाएगा, और Q0 भी से दूर भगाने का प्रयास तो करेगा, पर Q0 से दूर भगा नहीं पाएगा। तो परीक्षण आवेश का काम केवल कितना है? केवल वो ये बता देगा विद्युत क्षेत्र है या फिर नहीं है। ठीक है, तो ये परीक्षण आवेश आप समझ गए होंगे। परीक्षण आवेश के बारे में लिखना चाहते हो लिख लो। देखिए, स्रोत आवेश के विद्युत क्षेत्र का, स्रोत आवेश के विद्युत क्षेत्र का परीक्षण, स्रोत आवेश के विद्युत क्षेत्र का परीक्षण एक अत्यंत सूक्ष्म आवेश Q0, एक अत्यंत सूक्ष्म आवेश Q0 से करते हैं, इसे परीक्षण आवेश कहते हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। स्रोत आवेश कौन है? जिसके विद्युत क्षेत्र का अध्ययन करेंगे। स्रोत आवेश कौन है? जिसके विद्युत क्षेत्र का अध्ययन करेंगे, और जो ये चेक करके बताएगा कि विद्युत क्षेत्र है या नहीं है, वो कौन है? परीक्षण आवेश है। और परीक्षण आवेश अत्यंत सूक्ष्म होता है, और परीक्षण आवेश के बल का स्रोत आवेश पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे आप हैं और एक आपके सामने कोई 6 महीने का बच्चा है, तो 6 महीने का बच्चा अगर आप पे बल भी लगाएगा तो आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। वही काम परीक्षण आवेश का है। अगर परीक्षण आवेश स्रोत आवेश पे बल भी लगाएगा तो परीक्षण आवेश कभी भी स्रोत आवेश को दूर नहीं धकेल पाएगा। हाँ, ये बात पक्की है, अगर स्रोत आवेश के पास आ गया कौन? परीक्षण आवेश, और परीक्षण आवेश अगर कहाँ है? स्रोत आवेश के विद्युत क्षेत्र में है, तो स्रोत आवेश उसे दूर धकेल देगा और हमें पता चल जाएगा कि यहाँ तक
यहाँ तक इसका विद्युत क्षेत्र है, किसका? स्रोत आवेश का। क्लियर? अब अगला हेडिंग है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बहुत आसान है। देखो, अब ध्यान से देखो, मान लो ये कोई प्लस क्यू आवेश है और ये आर दूरी पे कोई आवेश रखा है Q0। ये Q0 परीक्षण आवेश है और मान लो ये प्लस Q के विद्युत क्षेत्र में है। Q0 क्या है? प्लस Q के विद्युत क्षेत्र में है, अर्थात प्लस Q Q0 पर प्रतिकर्षण बल लगा सकता है। मैं पहले भी बता चुका, बल तो Q0 भी लगाएगा Q पे, पर Q0 इतना सूक्ष्म है कि Q0 के बल का Q पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो इसने इस पे बल लगाया कितना? मान लो F लगाया। कितना बल लगाया? F। प्लस Q ने Q0 पे जो बल लगाया वो कितना है? F है। तो ध्यान से समझेंगे, तो जितना बल लगा और जिस पर लगा, फिर से जितना बल लगा और जिस पर लगा, उन दोनों के अनुपात को कहते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और नोट करते हैं इसे E से। फिर से ये प्लस Q आवेश, इससे R दूरी पे स्थित कोई बिंदु P है, बिंदु P पर कोई आवेश Q0 रखा है। अब Q0 प्लस Q के विद्युत क्षेत्र में है, तो प्लस Q आवेश Q0 को अपने से दूर धकेलेगा, और मान लो प्लस Q ने Q0 पे बल लगाया 100 न्यूटन। कितना बल लगाया? प्लस Q ने Q0 पर 100 न्यूटन, और Q0 का मान लो है 2 कूलाम। तो यहाँ पे F कितना है? 100 न्यूटन है, और Q0 कितना है? 2 कूलाम है। तो सीधी सी बात है, जितना बल लगा और जिस आवेश के ऊपर बल लगा, किस पे बल लगा? Q0 पर लगा, उन दोनों के अनुपात को क्या कहेंगे? बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ध्यान दो, अगर आपने Q0 को यहाँ रख दिया तो फिर भी प्लस Q इस पे बल लगाएगा, लेकिन फिर E का मान बदल जाएगा। तो ये अगर बिंदु P पर आवेश Q0 रखा है, तो बिंदु P पर जो आवेश रखा है Q0, उस पर लगने वाला बल और वही आवेश का अनुपात विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहाँ कहलाएगा? इसी बिंदु P पर। तो अगर आप यहाँ निकालोगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो E का मान बदल जाएगा। याद रखना इस बात को। तो चित्र बना के लिखो परिभाषा। विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु P पर रखे आवेश बिंदु P पर रखे परीक्षण आवेश Q0 पर लगने वाले विद्युत बल तथा परीक्षण आवेश के अनुपात को उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। उस बिंदु का मतलब जिस बिंदु पे आवेश रखा है उसी बिंदु पे लिख लेगी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अगर आपने आवेश Q0 को यहाँ रख दिया तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान बदल जाएगा। उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसे कैपिटल E से प्रदर्शित करते हैं। यह एक सदिश राशि है। इसमें दिशा होती है। अब दिशा का देखो कैसे। E की दिशा कहाँ होगी? E की दिशा होगी F की दिशा में, जिस तरफ बल लग रहा है ना। अब देखो इस Q0 पे कहाँ लग रहा है बल? ये प्लस Q0 पे बल लगा रहा बाहर को, तो विद्युत क्षेत्र की दिशा भी कहाँ को मानी जाएगी? बाहर को।
एक दूसरा चित्र देखिए, अगर यहाँ होता माइनस क्यू आवेश, क्या होता, माइनस क्यू, आर दूरी पे बिंदु P होता और ये होता आवेश Q0, तो माइनस क्यू Q0 को कहाँ खींचता, क्योंकि ये प्लस का है, तो माइनस क्यू प्लस Q0 को खींचता अंदर को बल F लगा के। तो अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो जाती है अंदर की तरफ। जाहिर सी बात है, अगर मैंने कहा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है, जब ये सदिश राशि है तो इसकी दिशा होनी चाहिए, इसकी दिशा किस तरफ होगी, जिस तरफ F की दिशा है, जिस तरफ F की दिशा है वही किसकी दिशा होगी, E की दिशा होगी। देखो ध्यान से, यहाँ F की दिशा कहाँ, Q0 पे बाहर को, तो इस बिंदु पे विद्युत क्षेत्र कहाँ को माना जाएगा, बाहर से, बाहर की तरफ। इसका मतलब विद्युत क्षेत्र प्लस Q से कहाँ को हुआ, बाहर की तरफ। नोट कर लेना, बात बहुत काम आएगी। प्लस Q इस आवेश पे कहाँ को बल लगा रहा, अपने से बाहर की तरफ, तो हम लिख सकते हैं प्लस Q से E की दिशा, E की दिशा बाहर की ओर होगी, बाहर की ओर, नोट कर लेना। अब देखो माइनस क्यू आवेश ये रहा और प्लस परीक्षण आवेश हमेशा प्लस का ही होता है, तो अब बताओ माइनस क्यू प्लस Q0 को कहाँ खींचेगा, अंदर की ओर, तो माइनस क्यू से E की दिशा, माइनस क्यू से E की दिशा, या माइनस क्यू के कारण लिख दो, के कारण, E का मतलब विद्युत क्षेत्र की दिशा कहाँ होगी, माइनस क्यू की ओर। तो मैंने लिखवा दिया आपको, E एक सदिश राशि है, यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है जिसकी दिशा प्लस Q0 पर लगने वाले बल की दिशा में होती है। तो अगर प्लस Q के पास Q0 रखा तो इस पे बल लगेगा बाहर को, तो इसका मतलब प्लस Q से विद्युत क्षेत्र हो जाएगा बाहर की ओर। अगर माइनस Q के पास Q0 रखा तो Q0 पे बल लगेगा माइनस Q की ओर। जिस दिशा में भी Q0 पे बल लगेगा वही विद्युत क्षेत्र E की दिशा होगी। इस बात को याद कर लेना, बहुत काम आएगी, कि प्लस Q से विद्युत क्षेत्र बाहर को होता है, अर्थात प्लस Q के पास अगर परीक्षण आवेश रखोगे बाहर को निकलेगा, और माइनस Q के कारण विद्युत क्षेत्र अंदर को होता है, अर्थात अगर माइनस Q के पास Q0 को रखोगे तो अंदर को खींचेगा। बहुत महत्वपूर्ण बात है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। E की दिशा नोट कर लेंगे इसे। अब E का मात्रक बनाऊं, बल का मात्रक न्यूटन और Q0 का मात्रक कूलाम। मात्रक बन गया न्यूटन प्रति कूलाम, या अगले चैप्टर में इसका मात्रक एक और आएगा, आपको वहीं करके दिखाऊंगा, वोल्ट बटे मीटर। ये भी E का ही मात्रक है, वोल्ट बटे मीटर। अब आप बनाएंगे E का विमीय सूत्र बराबर, E का विमीय सूत्र बराबर F का विमीय सूत्र, यानी कि बल का mLT की -2 बटे आवेश की विमा होती है AT, तो ये क्या बन गया, mL T की पावर 1 ये है, ऊपर जाके माइनस हो जाएगी तो T की -3 और A की -1, ये बन गया इसका विमीय सूत्र, mL T की -3 और A की -1। अब इसका आप अगर चाहते हैं अन्य मात्रक बनाना, अन्य मात्रक, तो देखो m किसकी विमा है, m विमा है द्रव्यमान की, किसकी विमा है, द्रव्यमान की, तो द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, ऊपर बना रहा है यहाँ। अन्य मात्रक अगर बनाना चाहोगे तो द्रव्यमान की विमा m और m का मात्रक किलोग्राम, l किसकी विमा है, लंबाई की, और लंबाई का मात्रक मीटर, ठीक है, और t किसकी विमा, समय की, समय का मात्रक, इसे नोट कर लेना, मैं मिटा रहा हूं इसे, सेकंड, और a किसकी विमा है, विद्युत धारा की, इसका मात्रक बनेगा एम्पियर, एम्पियर की -1। तो देखो m के स्थान पे किलोग्राम, l के स्थान पे मीटर, t के स्थान पे सेकंड, और a विद्युत धारा की विमा है, उसका मात्रक होता है एम्पियर। तो अन्य मात्रक क्या बनेगा इसका, किलोग्राम मीटर सेकंड की घात -3 और एम्पियर की घात -1। तो ये था विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब हमें
हमें पता है यहाँ विद्युत क्षेत्र कुछ और होगा, यहाँ विद्युत क्षेत्र कुछ और होगा, यहाँ विद्युत क्षेत्र कुछ और होगा, इस बिंदु पे ई का मान कुछ और होगा, इस बिंदु पे ई का मान कुछ और होगा, इस बिंदु पे ई का मान कुछ और होगा। तो ध्यान से समझना, हमें अगर कोई क्वेश्चन पूछे कि प्लस क्यू से 1 मीटर दूर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, मान लो ये दूरी 1 मीटर है, फिर हमसे वो क्वेश्चन पूछे प्लस क्यू से 2 मीटर दूर कितना विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी, या प्लस क्यू से 3 मीटर दूर कितनी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी, तो उसका एक फॉर्मूला है, उससे हम क्या निकाल लेंगे कि प्लस क्यू से कितनी दूरी पे कितनी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। ठीक है, उसके बारे में पढ़ाएंगे अगले लेक्चर में। तो आज के लेक्चर में इतना ही, इसे नोट कर लेना अपनी फेयर कॉपी में, और जो दिक्कत हो मेरे से पूछ लेना। ठीक है बच्चों, थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना, क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है विद्युत क्षेत्र, ये समझ में आना बहुत ज़रूरी है। बाकी अगले लेक्चर में। धन्यवाद।